गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो आज हम एक बहुत कॉमन ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अनीमिया। आपने अक्सर सुना होगा कि अनीमिया पर्सन के ब्लड में यानी कि खून की कमी है। ठीक है, जनरली लोग ब्लड की कमी को अनीमिया बोल देते हैं। ठीक है, खून की कमी को क्या बोल देते हैं? अनीमिया बोल देते हैं। लेकिन मेडिकली अनीमिया का मतलब सिर्फ ब्लड की क्वांटिटी कम होना नहीं है। अनीमिया में मेनली आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग क्या कर देते हैं, अगर ब्लड की कमी की वजह से अनीमिया हुआ है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसमें आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसे अनीमिया कहते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, नॉर्मल अनीमिया और लो आरबीसी और हीमोग्लोबिन अनीमिया, ये ठीक है, नॉर्मल अनीमिया और लो आरबीसी और एचबी अनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन अनीमिया की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कॉज होती है? अनीमिया, डिजीज़ कॉज होती है। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाने का इम्पॉर्टेंट काम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आरबीसी ये काम करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम किस तक? टिश्यू तक और सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आरबीसीज और हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं, कहाँ तक? टिश्यूज़ और सेल्स तक। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी और पेशेंट को वीकनेस, फटीग, डिजीनेस और ब्रीथलेसनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आप जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस, फटीग, डिजीनेस और ब्रीथलेसनेस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये था अनीमिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको नॉर्मल एचबी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये रही आपकी मेल में, ये फीमेल में और ये चिल्ड्रंस में। मेल्स में नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू कितना है? 13 to 17 ग्राम पर DL। ठीक है, फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर DL और चिल्ड्रंस में 11 to 13 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज और द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन HB इन द blood is below normal for age and sex, leading to reduced oxygen carrying capacity of blood। मतलब एनीमिया आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, ठीक है, और ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। अनीमिया में क्या होता है बेसिकली? अगर अनीमिया में देखा जाए तो इसमें HB और आरबीसीज इनकी कमी होती है, जिसकी कमी की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है, और टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या कॉज होगा? फिर अनीमिया कॉज होगा। ठीक है, और इसके कुछ वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो सबसे पहले बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? तो
सबसे पहले बॉडी में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी, है ना। क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ठीक है, जो ऑक्सीजन मिल रहे हैं हमारे टिश्यूज़ को, इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में सबसे पहले इसी की ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ अनीमिया। अनीमिया के टाइप्स, तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसमें आरबीसी और एमसीवी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला टाइप ऑफ अनीमिया बेस्ड ऑन आरबीसी इंडीज, ठीक है। माइक्रोटिक अनीमिया। माइक्रोटिक अनीमिया क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। हम माइक्रो का मतलब समझते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। अब इसमें आरबीसी का साइज़ छोटा होता है और जनरली एमसीवी इसमें 80 होती है, कितनी होती है, 80, ठीक है। साइटिक का मतलब है, माइक्रो मीन्स छोटा हो जाना, मतलब आरबीसी का नॉर्मल साइज़ से छोटा हो जाना, ठीक है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, थैलासेमिया जैसी कंडीशन इसमें अकर होती है, ठीक है। सबसे कॉमन है इसमें आयरन डेफिशिएंसी, ये जितनी भी मैंने डिज़ीज़ आपको अभी बताई हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और थैलासेमिया, इसमें क्या होता है कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक मीन्स क्या होता है, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल साइज। देखो आपको इसमें साइज़ का भी डिफरेंस दिया है, ठीक है। नॉर्मल साइज से क्या हो जाता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल साइज। अब नॉर्मल साइज में है एनीमिया, इसमें एमसीवी अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 100 FL हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है, 80 टू 100 FL हो जाती है। मतलब इसमें कौन सी डिजीज़ होती हैं, अक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइटिक अनीमिया होता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ए प्लास्टिक अनीमिया, यानी आरबीसी का साइज़ नॉर्मल हो सकता है लेकिन आरबीसी की टोटल नंबर या एचबी कम हो सकता है इसमें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक मीन्स नॉर्मल साइज़, नॉर्मल साइज़ कितना होगा, 80 टू 100, ठीक है। ये इसका नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक, ये इसका नॉर्मल साइज़ है। और अक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस, क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, ये सब डिजीज़ेज़ इसमें आती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रोटिक एनीमिया। मैक्रोटिक एनीमिया, मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, मैक्रो मीन्स बड़ी होती हैं और इसमें ग्रेटर दैन 100 हो सकता है, मतलब आरबीसी का साइज 100 से ज़्यादा हो सकता है, साइज इसका बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी एनीमिया देखने को मिलती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, लीवर डिजीज़ और हाइपोथायरॉयडिज़म की इसमें कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको इन तीनों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो माइक्रोसाइटिक मतलब क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में होता है स्मॉल आरबीसी का साइज 80 से कम हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ये नॉर्मल साइज होती है, नॉर्मल में कितनी होती है, 80 टू 100, ठीक है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ये लार्जर हो जाती हैं, लार्ज होती है, 100 से भी ज़्यादा लार्ज हो सकती हैं ये एनीमिया। और इन सब में माइक्रोटिक एनीमिया में आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, थैलासेमिया, इस तरीके की डिजीज़ इसमें आती हैं। नॉर्मोसाइटिक में आती है अक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो इसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, लीवर डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये थी इसके टाइप्स। अब आते हैं इसमें अभी जैसे आप लोगों के मन में आ रहा होगा माइक्रो और मैक्रोटिक
मैक्रोसाइटिक एनीमिया तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होता है? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो नॉर्मल साइज है, तो इसमें कैसे, इसको कैसे हम इसमें ये सारे कॉजेज़ आ सकते हैं? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता दूँ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनीमिया का मतलब सिर्फ आरबीसी का साइज़ छोटा होना नहीं है ना? एनीमिया का मतलब सिर्फ साइज का छोटा होना नहीं है, आरबीसी का साइज़ छोटा होना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आरबीसी का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, आरबीसी का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बॉडी में आरबीसी की टोटल नंबर कम हो गई है। साइज़ तो नॉर्मल है, लेकिन उसकी काउंट कम हो गई है, ठीक है, आरबीसी का टोटल नंबर कम हो गया है, तो एनीमिया फिर भी होगा। अगर उसका साइज़ प्रॉपर है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, साइज़ उसका प्रॉपर है, अमाउंट कम हो गया है, तो एनीमिया होगा। अब एक और एग्जांपल आपको दे दूँ। मान लो नॉर्मली बॉडी में 10,000 आरबीसी है, कितनी है? 10,000, ठीक है, और इसकी साइज़ भी नॉर्मल है। अब किसी कारण से आरबीसी की जो काउंट है वो कम हो गई, 7,000 हो गई, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से 10,000 से होके 7,000 तक रह गई, लेकिन जो आरबीसी बची है उनका साइज़ नॉर्मल है। तो आरबीसी साइज़ नॉर्मल है, लेकिन आरबीसी नंबर एचबी डिक्रीज़्ड है, इसीलिए इसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं कुछ: एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये होता है इसमें। अब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। मैंने आपको तीनों बताए हैं, तीनों टाइप्स में कौन कौन सी एनीमिया आती है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज़ पे। तो इसका कॉज क्या है एनीमिया का? एनीमिया का कॉज है, ब्रॉडली एनीमिया के कॉज को हम 3 मेजर कैटेगरीज़ में समझ सकते हैं। जैसे डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, बॉडी में आरबीसी एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, जैसे बॉडी में आरबीसीज एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो इसमें इसका इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी, आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी होने पर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या होता है? जो B12 है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अब इसमें डेफिशिएंसी हुई तो आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट भी नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, ठीक है। अगर आप फोलेट और आरबीसी ये दोनों फोलेट और B12 ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे, इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन यानी आरबीसी प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है? आरबीसी प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन बनता है, ठीक है। किडनी डिजीज़ में एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है। अब किडनी डिजीज़ हुई, एरिथ्रोपोइटिन वहाँ से बनना कम हो गया, जो वहाँ से हार्मोन जो स्टिमुलेट होते थे, ठीक है, जो हार्मोन बनते थे जो आरबीसी को स्टिमुलेट करते थे, वो हार्मोन बनना बंद हो गए, ठीक है। किडनी डिजीज़ हुई तो एनीमिया कॉज होगा, ठीक है, एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है बोन मैरो डेफिशिएंसी या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। बोन मैरो डिसऑर्डर में क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकेमिया, बोन मैरो सप्रेशन, क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्शन कंडीशन में भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। जो लंबे समय तक इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन चलती आ रही है, इन कंडीशन में भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइटिक एनीमिया।
हीमोलाइटिक अनीमिया में क्या है, आरबीसीज बन तो रही हैं लेकिन बॉडी उनको जल्दी डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसीज तो बनती हैं लेकिन बॉडी क्या करती है, इनको जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, इसको हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। जैसे सिकल सेल अनीमिया और G6PD डिफिशियंसी और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, मलेरिया, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन जैसे आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व रिलेटेड हीमोलाइसिस। ठीक है, ये कुछ कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस में क्या होता है, अक्यूट ब्लड लॉस, सडन ब्लड लॉस हुआ है ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से। क्रॉनिक ब्लड लॉस में क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, लंबे समय से ब्लड लॉस हो रहा है स्मॉल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके। जीआई ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसीलिए अगर पेशेंट में अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया है तो अंडरलाइंग ब्लड लॉस का कॉज आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये था आपका डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन और इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन और ब्लड लॉस में। अब आते हैं, ये आपके कॉजेज़ थे। ठीक है, इनकी वजह से अनीमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है आपका पैरलर। ठीक है, पेल स्किन हो जाती है, कंजक्टिवा हो जाता है, नेल बेड्स हो जाते हैं। मतलब पेशेंट की स्किन कंजक्टिवा और नेल बेड्स पेल अपीयर कर सकती हैं, इसको पैरलर कहते हैं जैसे। ठीक है, और एक है फटीग। नेक्स्ट आपका फटीग एंड वीकनेस। पेशेंट को ईज़िली टायर्डनेस फील होती है। जैसे अगर नॉर्मल पर्सन 20 to 30 मिनट वॉक कर लेता है, एनीमिया वाला पेशेंट थोड़ी एक्टिविटी के बाद ही टायर्ड फील कर सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली एक्सक्रीशन के टाइम ब्रीथलेसनेस हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीनेस एंड हेडेक। ब्रेन को ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज़ होने की वजह से डिजीनेस और हेडेक हो सकता है। इसके बाद है आपका पाल्पेशन एंड टैकीकार्डिया। हार्ट बॉडी को कंपनसेट करने के लिए फास्टर बीट कर सकती है। हार्ट क्या करता है, बॉडी को कंपनसेट करने के लिए फास्टर बीट कर सकता है, इसीलिए टैकीकार्डिया हो सकता है। नेक्स्ट है कोल्ड हैंड्स एंड फीट। पेरिफेरल सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी अफेक्टेड होने की वजह से हैंड और फीट कोल्ड फील हो सकते हैं। पेरिफेरल सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी अफेक्टेड हो गई है, इसकी वजह से हाथ और पैर दोनों ही ठंडे हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल नेल्स एंड हेयर फॉल, स्पेशली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड एनीमिया। ठीक है, में नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं और हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड अनीमिया जो होता है, ठीक है, जैसे इसमें अभी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो नहीं प्रॉपर मिल पा रहे हैं, इनकी वजह से क्या होगा, नेल्स जो है ब्रिटल्स हो जाएंगे और हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं, हेयर फॉल जैसी कंडीशन भी अगर हो सकती है। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस टंग स्मूथ और रेड हो सकती है, पर्टिकुलरली विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी में होता है ये। ठीक है, ग्लोसाइटिस मतलब स्मूथ रेड टंग हो जाती है। ठीक है, और ये किस कंडीशन में होता है, किसकी वजह से, B12 और फोलेट डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में होता है। नेक्स्ट है पाइका। ठीक है, पिका या फिर पाइका कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये क्या होता है, पिका का मतलब है नॉन फूड सब्सटेंस को ईट करने की क्रेविंग, जैसे मिट्टी, चॉक या फिर आइस। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, पिका भी एक डिसऑर्डर है। जैसे इसमें ये अनीमिया में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नॉन फूड सब्सटेंस खाने का मन करता है। इसमें ये आप लोगों को बच्चों में भी देखने को मिलेगा।
इसमें क्या करते हैं लोग, मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं, चौक खाना स्टार्ट कर देते हैं और आइस मीन्स बर्फ़ खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या एनीमिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड पुअर कंसंट्रेशन। पेशेंट को कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी और इरिटेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में चेस्ट पेन, सिनकोप, हार्ट फेलियर तक डेवलप हो सकता है। ये सीवियर कंडीशन की बात है, सीवियर एनीमिया की है। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में है एनीमिया डायग्नोस करने के लिए हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, हेमाटोक्रिट, PCV और RBC इंडीज और RBC इंडीज में MCV की जाती है और NCH, MCSC इम्पॉर्टेंट है। ये सब टेस्ट इसमें कराए जाते हैं। ठीक है, ये सब किस में होता है, CBC में, कंप्लीट ब्लड काउंट में। MCV हमें RBC के साइज़ के बारे में बताते हैं। MCV किसके बारे में बताते हैं, हमें RBC की साइज़ के बारे में बताते हैं। इसी के बेसिस पर हम माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्लासीफाई कर सकते हैं MCV की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर में माइक्रोस्कोप के थ्रू RBCs का साइज, शेप, अपीयरेंस देखा जा सकता है। ये एनीमिया के टाइप को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइटिक काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट, इसमें क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर RBC होते हैं। रेटिकुलोसाइट कौन से होते हैं, इमेच्योर RBCs होते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट हमें बताता है कि बोन मैरो RBC प्रोडक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि बोन मैरो RBC प्रोडक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन स्टडीज़। आयरन स्टडीज़ में जैसे आयरन डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड होने पर, आयरन की डेफिशिएंसी और ये होने पर, सस्पेक्टेड होने पर क्या होता है, सीरम आयरन, फेरेटिन और TIBC चेक किए जा सकते हैं। जनरली आयरन डेफिशिएंसी में फेरेटिन लो होता है, जिसकी आयरन डेफिशिएंसी होती है उसमें फेरेटिन लो होता है। फेरेटिन ये रहा। ठीक है, ये कैसा होता है, ये लो होता है। क्या होता है, इसमें फेरेटिन लो होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल, ये रहा। ठीक है, विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल, इसमें क्या होता है, अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया सस्पेक्टेड है तो विटामिन B12 फोलेट लेवल चेक किए जा सकते हैं। अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया सस्पेक्टेड हुआ है तो क्या होगा, विटामिन B12 और फोलेट लेवल चेक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हीमोलाइसिस टेस्ट। हीमोलाइसिस टेस्ट में क्या होता है, अगर हीमोलाइटिक एनीमिया सस्पेक्टेड है तो LDH और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और हिपैटोग्लोबिन जैसे टेस्ट यूज़फुल हो सकते हैं। ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस में डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूल अकल्ट ब्लड। अगर क्रॉनिक GI ब्लड लॉस सस्पेक्टेड है तो स्टूल अकल्ट ब्लड टेस्ट हेल्पफुल हो सकता है।
नेक्स्ट है इसमें अदर इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, इसके कॉजेज़ के अकॉर्डिंग, जैसे एंडोस्कोपिक, क्लोनोस्कोपी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, बोन मैरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, CBC हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ HB लो मिलना इनफ नहीं है, हमें एनीमिया का कॉज भी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस पर मैनेजमेंट। ठीक है, ये रहा मैनेजमेंट में है आपके एनीमिया का ट्रीटमेंट एक फिक्स्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या है, एनीमिया का कोई फिक्स्ड ट्रीटमेंट नहीं है, उसके कॉजेज़ पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट द अंडरलाइंग कॉज, जैसे सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी ट्रीट करनी है। क्रॉनिक डिजीज़ है तो अंडरलाइंग डिजीज़ मैनेज करनी है। ठीक है, अगर ब्लड लॉस है, ठीक है, तो ब्लीडिंग का सोर्स आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ट्रीटमेंट में ओरल आयरन सप्लीमेंट्स, सेलेक्टेड केसेस में IV आयरन, डाइटरी एडवाइस। ठीक है, डाइटरी एडवाइस और इसमें यही सब इसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है तो इसके कॉजेज़ के अकॉर्डिंग B12 इंजेक्शन और ओरल B12 सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर फोलेट डेफिशिएंसी है तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया अगर है तो ट्रीटमेंट अंडरलाइंग कॉज पर डिपेंड करता है, जैसे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, इसमें अंडरलाइंग क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। सेलेक्टिव क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग थेरेपी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया में सीवियर केसेस में स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट के अंडर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी और बोन मैरो और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन कंसिडर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, ये सेलेक्टेड पेशेंट में कंसिडर्ड किया जाता है। पर्टिकुलरली सीवियर और सिम्टोमेटिक एनीमिया में क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन सिर्फ HB नंबर देखकर नहीं बल्कि पेशेंट के सिम्टम्स और ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर में पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट हाइड्रेशन देना चाहिए। HB और क्लिनिकल कंडीशन को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर एनीमिया अनट्रीटेड या सीवियर हो तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, जैसे सीवियर वीकनेस एंड फटीग, पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो सकती है। डिक्रीज वर्क कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या होता है, पेशेंट फिज़िकल वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाता। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, तो इसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और अंडरलाइंग डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है कार्डियक कॉम्प्लिकेशन में सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया में हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, इससे टैकीकार्डिया, कार्डियक स्ट्रेन और हार्ट फेलियर हो सकता है, स्पेशली वल्नरेबल पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, चिल्ड्रन
में अनट्रीटेड सिग्निफिकेंट एनीमिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया मैटरनल और फीटल आउटकम को अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग प्री टर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट। ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर केसेस। तो सीवियर केसेस में शॉक और डेथ, ऑर्गन डिसफंक्शन, फेलियर तक भी हो सकता है। अब आते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन है इसका बैलेंस डाइट। ठीक है। बैलेंस डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड करें, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, जैगरी, मीट और लेग्यूम्स। ठीक है। साथ ही एडिक्वेट विटामिन B12 एंड फोलेट इनटेक भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो इसमें पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एडोलसेंट में पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सप्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक डिजीज़। इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक डिजीज़, तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन और क्रॉनिक डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट एनीमिया के रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है अवॉइड ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जीआई ब्लीडिंग का प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाहिए, सेफ सर्जरी और ट्रॉमा प्रिवेंशन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग से एनीमिया को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो क्लास आज हमने एनीमिया को एक सिंपल सीक्वेंस में समझा। एनीमिया HbRBC डिक्रीज़ होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। और इसके टाइप कितने हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके साइज भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। मेजर कॉज क्या है, प्रोडक्शन कम, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा या ब्लड लॉस की वजह से ये कॉमन है। ठीक है। कॉमन मैनिफेस्टेशंस इसके क्या हैं, पैरलर, फटीग और वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, डिजीनेस, हेडेक, पाल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आते हैं। डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोस करेंगे, RBC, CBC और पेरिफेरल स्मीयर, रेटिकुलोसाइट काउंट, आयरन स्टडी, B12, फोलेट एंड कॉज स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, कॉज को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना। ठीक है। तो थैंक यू क्लास। आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। क्लास इन करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, जैसा अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।